का पार्ट होता है। अगर इस चैप्टर की मैं बात करूं, ये जेनेटिक्स का ही पार्ट है। जेनेटिक्स की बात करें तो अनुवांशिकी के नाम से जानते हैं, और इस जेनेटिक्स को अपने 12th क्लास में 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 12th क्लास की बात की जाए तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें फर्स्ट जो पार्ट होता है उसे अपन मेंडेलियन जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। मेंडेलियन जेनेटिक्स पहला कौन सा आएगा बेटा? मेंडेलियन जेनेटिक्स। और दूसरी जेनेटिक्स की बात करें, सेकंड पार्ट की बात करें तो उसे क्रोमोसोमल जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। क्रोमोसोमल जेनेटिक्स सेकंड कौन सा आएगा बेटा? क्रोमोसोमल जेनेटिक्स आएगा। और थर्ड पार्ट की अगर अपन बात करें, जिसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आएगा। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के नाम से जानेंगे। थर्ड चैप्टर या थर्ड पार्ट इसका कौन सा था? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और कुछ लोग इसे एमबीआई के नाम से भी जानते हैं। और लास्ट पार्ट होता है बायोटेक्नोलॉजी वाला या बायोटेक वाला, ठीक है ना, या बायोटेक्नोलॉजी की बात करें वो पार्ट होता है। तो जेनेटिक्स को वैसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसका फर्स्ट पार्ट कौन सा है? मेंडेलियन जेनेटिक्स। और सेकंड पार्ट कौन सा है? क्रोमोसोमल जेनेटिक्स। और थर्ड कौन सा है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और 4 नंबर पे कौन सा आता है? बायोटेक आता है। तो अपन जो चैप्टर अब नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं, अपने स्टार्टिंग के 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। अब नेक्स्ट अपन जो पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो पार्ट है जेनेटिक्स का। और इस अगर पार्ट की मैं बात करूं, इस पार्ट की बात करूं तो उस पार्ट का नाम होगा बेटा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। और इसका मैं हिंदी भी बता देता हूं, इसको बोलते हैं वसागति का आणविक सिद्धांत, ठीक है ना। वसागति का आणविक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसको हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, वसागति का आणविक सिद्धांत। आणविक सिद्धांत की बात करते हैं, आणविक सिद्धांत की अपन बात करते हैं। अगर इस चैप्टर की अगर अपन बात करें तो इस चैप्टर में अपन मोस्टली जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, जिसमें एक आता है डीएनए और दूसरा कौन सा आता है बेटा? आरएनए। इस प्रोसेस का अपन पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है। दूसरी बात, इसमें एक मस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेगा जिसे अपन बोलेंगे सेंट्रल डॉगमा थ्योरी। सेकंड चैप्टर कौन सा आएगा? सेंट्रल डॉगमा थ्योरी के नाम से जानेंगे, वो चैप्टर देखने को मिलेगा। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि सेंट्रल डॉगमा थ्योरी क्या होती है। अगर अपन इसकी बात करें, सेंट्रल डॉगमा थ्योरी की बात करें तो उसमें 2-3 टर्म्स पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि डीएनए होता है, और डीएनए से एक्चुअल में आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनता है बेटा? प्रोटीन बनता है। आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। ये आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हो। और आपको ये भी पता है कि इस चैप्टर को समझने के लिए आपको मॉलिक्यूलर या अपन बोल सकते हैं बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है वो आना जरूरी है, जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। अपन कई बार क्या करते हैं, इसको बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर को छोटा करके अपन समझ छोड़ देते हैं, ऐसा समझते हैं इसे कोई क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन इस चैप्टर का लिंक एमबीआई से बहुत ज्यादा है। अगर बायोमोलिक्यूल आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये चैप्टर आप अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डीएनए है, डीएनए से क्या बना है? आरएनए बना है, और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। अगर मैं बात करूं डीएनए से आरएनए जब बनता है तो उस प्रोसेस को एक नाम से जानते हैं जिसे आप ट्रांसक्रिप्शन कहते हो। किस नाम से जानते हो बेटा? ट्रांसक्रिप्शन। और इस प्रोसेस को आप हिंदी में अनुलेखन के नाम से भी जानते हो। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? अनुलेखन। और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं, जिसे आप अनुवादन के नाम से जानोगे। जिसे आप क्या कहोगे बेटा? अनुवादन। तो आपने सेंट्रल डोगमा का मीन्स समझने की कोशिश की है। सेंट्रल डोगमा का मीन्स क्या होता है कि डीएनए से आरएनए, और आरएनए से क्या बन जाता है? प्रोटीन बन जाता है। तो ऐसी टर्म्स के लिए अपन कौन सी थ्योरी यूज करते हैं? सेंट्रल डोगमा थ्योरी यूज करते हैं। यहां तक मैंने बताया कि डीएनए से आरएनए बना है, आरएनए से क्या बना है बेटा? प्रोटीन बना है। लेकिन आप ऐसा भी सोच सकते हो कि कई बार डीएनए से डीएनए भी बनता है। ऐसा आपने देखा भी है कि डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, तो डीएनए से डीएनए भी बनता है।
और डीएनए से डीएनए बनने का मतलब क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अपन आगे बात करते हैं। अगर क्या हो बेटा, डीएनए टू डीएनए बन जाए, डीएनए से क्या बन जाए बेटा, डीएनए बन जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक डीएनए बना रहा हूं, मान लो ये डीएनए है, ये यहां पर क्या बनाया बेटा, मैंने डीएनए बनाया। अगर इसी डीएनए ने अपने आप को रेप्लिकेट किया, कॉपी किया, तो नया डीएनए बन गया। यही तो होता है। अब डीएनए से डीएनए जो बना है, इस टर्म्स के लिए अपन कौन सा वर्ड यूज करेंगे? डीएनए से जब डीएनए बनता है तो उसके लिए अपन वर्ड यूज करते हैं रेप्लिकेशन। उसको अपन किस नाम से जानते हैं बेटा? रेप्लिकेशन। हिंदी में इसे प्रतिकृतिकरण कहते हैं। इन सब का अपन डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से क्या बनता है बेटा? प्रोटीन्स बनती है। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। और डीएनए से डीएनए बन जाए तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? रेप्लिकेशन होगा। क्या मतलब होगा बेटा? रेप्लिकेशन होगा। तो आपको पता चला सेंट्रल डोग्मा क्या है। इसके बाद में ऐसा भी टर्म्स आपको देखने को मिलेगा कि कई बार ऐसा होता है, आरएनए से वापस डीएनए भी बन जाता है। आरएनए से क्या बन जाए बेटा? वापस क्या बन जाए? डीएनए बन जाए। और आरएनए से डीएनए जब बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन रिवर्स हो रहा है, तो उस मेथड को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उसे अपन किस नाम से जानेंगे बेटा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानेंगे। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मीन्स होता है प्रतिलोमी प्रतिलोमी अनुलेखन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रतिलोमी अनुलेखन के नाम से जानते हैं। उस टर्म्स को अपन किस नाम से जानेंगे? प्रतिलोमी अनुलेखन के नाम से जानेंगे। और इस टर्म्स को देने वाला जो साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम है टेमिन। क्या नाम है बेटा? उस साइंटिस्ट को टेमिन के नाम से जानते हैं। और जिसकी वजह से इस मेथड को क्या बोलते हैं बेटा? टेमिनिज्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? टेमिनिज्म के नाम से जानते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? आरएनए से क्या बन गया? डीएनए बन गया। और एक बात और बहुत बार नीट में पूछी जाती है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो वो किस में देखने को मिल सकती है? तो ये एचआईवी में देखने को मिलती है, जो एक वायरस है जिसे आप क्या कहते हो? ह्यूमन इम्यूनो वायरस के नाम से जानते हो। इम्यून वायरस के नाम से जाना जाता है। और इसकी बात करें तो ये एंजाइम की प्रेजेंस में होती है। इसमें एक एंजाइम काम करता है और उस एंजाइम का नाम होता है बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उसे क्या बोलेंगे बेटा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के नाम से जानेंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इस एंजाइम को किस नाम से जाना जाता है बेटा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के नाम से जानते हैं। इस एंजाइम को किस नाम से जाना जाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये क्वेश्चन भी बहुत बार नीट में पूछा गया है। तो अपन इस पूरे चैप्टर में इन सभी मेथड का या इन सभी प्रोसेस का डिस्कस करेंगे। तो अगर अपन बात करें, ऐसा अपन ने पढ़ा है कि इस पूरे चैप्टर में अपन डीएनए और आरएनए की बात करें तो एक्चुअल में डीएनए और आरएनए की लोकेशन कहां होती है? डीएनए एंड आरएनए की बात करें तो ये होते कहां पर है? डीएनए और आरएनए की बात करें तो ये मोस्टली सेल में मिलेंगे। किस में मिलेंगे बेटा? सेल में मिलेंगे। डीएनए और आरएनए कहां पर मिलेंगे? सेल में मिलेंगे। अब सेल कौन सी भी हो सकती है? प्रोकैरियोट्स भी हो सकती है और यूकैरियोट्स भी हो सकती है। तो अपन अगर इनकी लोकेशन की बात करें, सबसे पहले कौन सी सेल का डिस्कस करें? यूकैरियोटिक सेल का डिस्कस करें। यूकैरियोटिक सेल की बात करें। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस सबको पता ही है, अपन 11वीं क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है। और मोस्टली प्रोकैरियोटिक में कुछ सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक के अंदर सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि यहां पर मैं एक सेल बना रहा हूं बेटा। यहां पर क्या बना रहा हूं? मैं एक सेल बना रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर एक सेल बनाई है। यहां पर मैंने क्या बनाया बेटा? एक सेल बनाया है। इस तरह से एक सेल बना दी। अगर इस सेल की बात की जाए तो सेल के अंदर आप समझ सकते हो कि ऑर्गेनेली प्रेजेंट होंगे। सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेली आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां एक ऑर्गेनेली बनाऊंगा, मैं यहां पर एक ऑर्गेनेली बनाता हूं। ऐसा मैं यहां पर एक ऑर्गेनेली देखता हूं। इस तरह से मैंने बनाया। दोबारा से बनाते हैं बेटा सेल। ये मैंने क्या बनाया बेटा? सेल बनाया। ये क्या बनाया? सेल बनाया। और सेल की बात करें
तो इस सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेली भी प्रेजेंट होते हैं, और वो ऑर्गेनेली होते कौन से हैं ये भी अपन डिस्कस करेंगे। एक सेल ऑर्गेनेली यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, और एक मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। इस तरह से कुछ सेल ऑर्गेनेली बनाई मैंने। अगर मैं बात करूं इसका नाम मैं न्यूक्लियस दे देता हूं। इसका मैं क्या नाम दूं बेटा? न्यूक्लियस। ये सेल ऑर्गेनेली है, इसका नाम क्या है बेटा? न्यूक्लियस। आप सब जानते हो न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानेंगे बेटा? केंद्रक के नाम से। ये मान लो मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, यहां पर क्या बनाया बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। चलो इसका नाम मैंने लिखा माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। इसका क्या नाम होगा बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। सब जानते हो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसको अपन बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। किस नाम से जानते हैं बेटा? क्लोरोप्लास्ट के नाम से, जिसे प्लास्टिड भी बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ओके। और क्लोरोप्लास्ट की बात करें, ये भी मोस्टली एक अपना जेनेटिक मटेरियल लेके रखता है। सारे ये जितने भी ऑर्गेनेली बनाए हैं मैंने, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? जेनेटिक मटेरियल है। अगर मैं बात करूं, यहां पर एक स्ट्रक्चर और बना देता हूं इस तरह से, यहां पर बनाऊं, ये राइबोसोम बना दिया मैंने। क्या बनाया बेटा? राइबोसोम बनाया है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर मैं बात करूं यहां पर ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअल में आपको क्या देखने को मिलेगा? डीएनए देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बेटा? डीएनए देखने को मिलेगा। अगर मैं यहां पर क्लोरोप्लास्ट बनाया है, तो इस क्लोरोप्लास्ट में भी आप क्या देख सकते हो बेटा? डीएनए देख सकते हो। इस तरह से क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या देखने को मिलेगा बेटा? डीएनए देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं किसकी? मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं, तो इसमें भी क्या देखने को मिलेगा बेटा? डीएनए देखने को मिलेगा। इसमें भी डीएनए है। इस तरह से अब आपने देखा कि किसी सेल के अंदर एक्चुअल में डीएनए और आरएनए कहां कहां प्रेजेंट है। इसके न्यूक्लियस में डीएनए है, इसके माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए है, इसके क्लोरोप्लास्ट में डीएनए है। अब ये जो डीएनए है, अगर न्यूक्लियस में जो डीएनए होगा, उस डीएनए को अपन किस नाम से जानेंगे बेटा? न्यूक्लियर डीएनए के नाम से जानेंगे। ये डीएनए कैसा होगा बेटा? न्यूक्लियर डीएनए होगा। अगर न्यूक्लियस में डीएनए हो, तो उस डीएनए को अपन किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियर डीएनए के नाम से जानते हैं। अब ये डीएनए लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसे लीनियर डीएनए के नाम से भी जानते हैं। कैसा डीएनए बेटा? ये लीनियर डीएनए। न्यूक्लियस में जो डीएनए होगा वो न्यूक्लियर डीएनए कहलाएगा और लीनियर फॉर्म में रहेगा। यहां पर आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए होता है, उस डीएनए को अपन अगर बात करें न्यूक्लियस से आउटसाइड में है, तो उस डीएनए को बोलते हैं अपन मोस्टली एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। किस नाम से जानते हैं बेटा? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। कौन सा डीएनए होगा बेटा? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, ठीक है ना। और यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए है, उससे भी अपन किस नाम से जानेंगे? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। लेकिन ये डीएनए है वो कैसा है? सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट है। कैसा फॉर्म में है बेटा? सर्कुलर डीएनए है। इसी के अंदर अपन सर्कुलर डीएनए देख रहे हैं, और इसके अंदर भी कैसा डीएनए देख रहे हैं बेटा? सर्कुलर डीएनए देख रहे हैं। यहां पर जो डीएनए होगा वो भी कैसा होगा? सर्कुलर डीएनए होगा। अगर अपन ने डीएनए की बात की किसी सेल के अंदर कहां कहां प्रेजेंट होता है, तो उसके माइटोकॉन्ड्रिया में, उसके क्लोरोप्लास्ट में, और उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अगर मैं आरएनए की बात करूं, तो आरएनए कहां कहां देखने को मिलेगा? तो फॉर एग्जांपल ये डीएनए है, तो डीएनए एक्चुअल में क्या बनाता है? आरएनए बनाता है। अगर ये डीएनए है, ये भी क्या बनाएगा? आरएनए। ये डीएनए है, ये भी क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा। तो मैं कह सकता हूं आरएनए कहां कहां देखने को मिला? कहां कहां देखने को मिला बेटा? आरएनए अपने को देखने को मिला मोस्टली न्यूक्लियस के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया, और किसके अंदर बेटा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इसके अलावा ये आरएनए आपको राइबोसोम के अंदर भी देखने को मिलता है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है वो किसकी बनाई है बेटा? राइबोसोम की बनाई है। तो राइबोसोम के अंदर भी आप किसको देख सकते हो? आरएनए को देख सकते हो। ऐसा भी बोला जाता है, या ऐसा भी होता है कि कोई भी सेल है, और उस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा बेटा? साइटोप्लाज्म होगा, और इस साइटोप्लाज्म में भी आपको क्या देखने को मिलेगा? आरएनए देखने को मिलेगा। साइटोप्लाज्म में भी आपको फ्री फॉर्म में कौन देखने को मिलेगा? आरएनए देखने को मिलेगा। इस तरह से डीएनए और आरएनए की मैंने लोकेशन बताने की कोशिश की है। आज इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपने को थोड़ा बेसिक आना चाहिए, जिसको अपन ने अच्छे से कोशिश की है। जैसे अपन ने देखा कि इस चैप्टर में मोस्टली अपन डीएनए और आरएनए का डिस्कस करेंगे, और डीएनए और आरएनए के बारे में अपन ने डिस्कस किया। अपन ने सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए और आरएनए की लोकेशन कहां पर प्रेजेंट होती है उसकी बात की अपन ने।
दूसरी बात, आगे अगर अपन डिस्कस करें, इसके नेक्स्ट अपन डिस्कस करें तो अपन बोल सकते हैं कि इन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए और आरएनए कहां पर प्रेजेंट होता है। तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा लेता हूं बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल का लेता हूं। कौन सी सेल का बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल का। अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल को अपने को बनाना पड़ेगा। यहां पर मैं कहता हूं कि ये बनाई है प्रोकैरियोटिक सेल। अगर इस प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस तो होता नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस तो होता नहीं, तो ये साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में क्या रहता है, डीएनए रहता है। तो यहां पर ये जो डीएनए है वो कहां पर है बेटा, इसके साइटोप्लाज्म में है। और ये जो डीएनए होता है डबल स्ट्रैंड और सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। कैसा होता है बेटा, डबल स्ट्रैंड एंड कैसा डीएनए, सर्कुलर डीएनए। डबल स्ट्रैंड होगा और कैसा डीएनए होगा बेटा, सर्कुलर डीएनए होगा। डबल स्ट्रैंड डीएनए, सर्कुलर डीएनए, और यही डीएनए आगे चलकर क्या बनाता है बेटा, आरएनए बनाता है, और इसी से आगे चलकर क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। तो आपको पता चल गया होगा कि डीएनए की इन प्रोकैरियोटिक सेल में क्या लोकेशन है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या लोकेशन है। तो अपन इस चैप्टर में यही बात करेंगे कि एमबीआई के अंदर, या इसका अपन डिस्कस करें कि किस किस टॉपिक अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा डिस्कस अपन जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे। और न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल की बात करें तो डीएनए और कौन सा होता है, आरएनए होता है। और इनकी लोकेशन कहां कहां होती है, अपन ने अभी तक कुछ बेसिक बातें की है। एक्चुअल में इस चैप्टर को समझने के लिए अपने को बायोमोलिक्यूल को भी समझना पड़ेगा, और अपन उस चैप्टर को छोटा सा चैप्टर मान के छोड़ भी देते हैं बहुत बार। तो उस चैप्टर को अपन को अच्छे से एनालिसिस करना है, और वो चैप्टर जैसे ही आएगा तो एमबीआई अपने को अच्छे से आएगी। तो उम्मीद करता हूं ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।